लगभग पिछले 3 महीने के अंदर 30,000 जॉब्स पे काटा लगा दिया हरियाणा से। 1,80,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं हरियाणा सरकार, जो पिछले कई सालों से खाली पड़े हैं। सरकार की मंशा नहीं है परमानेंट नौकरी लगाना। क्वालिफाइंग के नाम पे एक ऐसा खेल जो है ना हरियाणा सरकार ने इन युवाओं के साथ खेला है, उनको अपना भविष्य अंधकार में लगा है। आज सरकार में सत्ता के साथ रहकर मैं भी मलाई लूट सकता था, लेकिन मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। आपको ऑफर था? मेरे पास तो बड़ी बड़ी ऑफरें थी। आज पहले बीजेपी में थे आज भी मेरे पास बड़ी बड़ी ऑफरें हैं। क्या ऑफर? आज भी मैं उस बात करूं तो मुझे आज मंत्री पद देने को तैयार है। मुझे तो पिछले 2.5-3 साल से इनकी ऑफरें हैं, लेकिन मैं इनके उस पट्टा पहनकर इनका जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर सकता। 2024 में अगर जमानत जब्त नहीं हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दुष्यंत चौटाला वहां से अगर राजनीति में चुनाव लड़ता है तो दुष्यंत चौटाला की जमानत जब्त होगी? 1000% होगी। ये मैं इस बात की श्योरिटी लेता हूँ। 99.9% तो दुष्यंत चौटाला वहां से चुनाव नहीं लड़ेगा, और चुनाव लड़े वो भाग जाएगा वहां से। और परिवार का कोई भी अगली विधानसभा में नहीं होगा। मेरी बात को नोट कर लेना, मैं कैमरे के सामने इस बात को होशो आवाज में कर। सदन के अंदर सिर्फ वोट कैसे लिए जाएं, वो नीतियां बनाई जाती है उस चीज का। इस प्रदेश का यूथ का भला कैसे, उसके ऊपर कोई नीतियां वो नहीं बनती। सरकार तो बेरोजगारी के आंकड़ों को, सीएमआई के जो आंकड़े दिए जाते हैं उसको तो डिनाई करती है। तो सीएमआई आंकड़े यूपी में तो कहती है सीएमआई आंकड़ा हमारा ठीक है, और हरियाणा के सीएमआई आंकड़े वो झुठलाती है। इनसे झूठा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। पहले पंजाब उड़ता पंजाब कहने लगे थे पंजाब जी। आज पंजाब से कहीं ज्यादा बद से बदतर हालत होगी हरियाणा प्रदेश की। उसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, नशे में फिर गलत चीजें कर रहे हैं। अब की बार तो ये 75 पार का नारा और ये जो जेजेपी ठगबंदर इनका है, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट लिए थे, बीजेपी को जमुना पार करने के नाम के वोट लिए थे, और ऐसी बातें करते थे बीजेपी के बारे में सोच के। अगर अब इनकी बातें देखो तो, लेकिन ये सब लुटेरे हैं। इन्होंने इस प्रदेश को लूटा है, अपनी संपत्तियां खड़ी करी हैं, कई हजार करोड़ रुपए की। देखिए, राहुल की यात्रा कांग्रेस को बचाने की थी, बलराज कुंडू की यात्रा इस प्रदेश को बचाने की थी। कहीं आपको फेस बनाने की यात्रा तो नहीं कि आप एक हरियाणा का फेस बन जाएं? मेरे से अच्छा फेस कौन सा? मैं क्यों नहीं हो सकता? ये चोर लुटेरे हो सकते हैं, मैं क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ये चोर लुटेरे, ये खानदान जो है, जो जजपा को भगाने के नाम की वोट लेके आए, जमुना पार भेजने के नाम पे आए, और आज वो जो उसी भाजपा की गोदी में बैठ के और जो इस प्रदेश को लूट रहे हैं। 9 विभाग ले रखे, 9 के 9 में सबसे बड़े घोटाले उजागर हो चुके हैं। इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। जो वो लुटेरे अपने आप को वो कर सकते हैं, ये तो किसान का बेटा। उनके बाप दादा ने कौन से बिजनेस किए आज तक? हजारों करोड़ के महलों में रहते हैं, कहाँ से आया पैसा? वो इस प्रदेश को लूट के आया। जो मेरी यात्रा का मेन एजेंडा है, वो एजेंडा है व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन में चेहरे बदल रहे हैं, व्यवस्था नहीं बदल रही। कैसे बदलेंगे व्यवस्था? हरियाणा एक बार फिर से चुनाव के मुहाने पर आने वाला है। 2023 है, और इसके बाद जब 24 आएगा तो मार्च से ही चुनावी मोड में हरियाणा चला जाएगा। और अभी से 1 साल पहले से ही लगातार ये देखा जा रहा है कि अब यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। राहुल गांधी हरियाणा से भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले, अब अभय सिंह चौटाला भी यात्रा करने वाले हैं, और बलराज कुंडू भी जनजागृति यात्रा निकाल रहे हैं। महम से विधायक हैं, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरकार कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या देख रहे हैं ये? क्योंकि हमने देखा कि राहुल गांधी की यात्रा बेशक हरियाणा के हाईवेज को निकल गई, नेशनल हाईवे से टच करके निकली, लेकिन बलराज कुंडू की यात्रा गांव-गांव की गलियों में से होकर निकल रही है। इनसे बात करते हैं। हमारे साथ बलराज जी है। बलराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जन जागृति यात्रा निकाल रहे हैं आप, क्यों जगाना चाहते हैं, और क्या लगता है कि आपको आज लोगों को जगाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? देखिए, आज प्रदेश के जिस प्रकार के हालात हो गए हैं, प्रदेश में हर वर्ग जो है पीड़ित और परेशान है। सबसे पहले आज एक बहुत सबसे भयंकर जो एक समस्या आज हरियाणा प्रदेश के सामने खड़ी हुई है, वो है युवा, यूथ शक्ति होते हैं, लेकिन समस्या को बता रहे हैं। वो शक्ति आज गलत दिशा में जा रही है। उनको अपना भविष्य नजर ही नहीं आ रहा कोई। आज यूथ की आप देखें, 3 दिन पहले ही 13,509 जॉब्स पे काटा लग गया। उससे पहले 1 महीना पहले, पिछले 2 महीने के अंदर 20,000 जॉब्स पे पहले काटा लगा था। तो लगभग पिछले 3 महीने के अंदर 30,000 जॉब्स पे काटा लगा दिया हरियाणा सरकार। 1,80,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं हरियाणा सरकार, जो पिछले कई सालों से खाली पड़े हैं। सरकार की मंशा नहीं है परमानेंट नौकरी लगाने की। पिछले 4 साल में एक सीईटी का पेपर लिया है, और उस पेपर का भी जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन्होंने 50% मार्क्स का रखा था, उसमें 3.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया। 11.5 लाख ने फॉर्म भरे थे, और क्वालिफाई तो कर दिया। उस क्वालिफाई का क्या करें?
उसमें से मात्र 26,000 बच्चे 4% के हिसाब से जॉब्स के 25-26,000 बच्चे ही सेकंड उसमें, बाकी वो क्वालिफाइंग का क्या करेंगे? उनको मौका ही नहीं मिलेगा बच्चों को। तो क्वालिफाइंग के नाम पे एक ऐसा खेल जो है ना हरियाणा सरकार ने इन युवाओं के साथ कर लगा, उनको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है। तो इस यात्रा में युवा जुड़ रहे हैं आपके साथ? युवा जुड़ रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखे होंगे मेरे सामने कितने यूथ ये यही मौलाना यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। मैं तो इनको जो पता लगा कि मेरी आ रही है, वो स्पेशली बस करके और जो है एक बस में 100 के करीब जो है ना बच्चे यहाँ पे, कुछ गाड़ियाँ थी उनके साथ, वो यहाँ मेरे से मिलने करीबन 5-6 किलोमीटर मेरे साथ अब पैदल चल के आए। यूथ मेरे को रास्ते में मिले, वहाँ से चलते चलते हज़ारों यूथ। वो उनमें से कई कहने लगे जी हमारे को तो उम्मीद ही ख़त्म हो गई हरियाणा के अंदर नौकरी मिलने की, आगे पढ़ के क्या करेंगे। यानी ऐसे ऐसे केसेस मिले जिन्होंने अगले एडमिशन ही नहीं लिया आगे पढ़ाई के लिए भी, कहना पढ़ के करना क्या है, कोई आगे हमारे को जॉब का कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। सीईटी वाले बच्चे डी ग्रुप की तैयारी करने में लग गए, सीईटी की तैयारी छोड़ दी। जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, एमए एमएड जो है ना पीएचडी की, वो बच्चे डी ग्रुप की तैयारी करने लग गए। यानी कितना मानसिक तनाव में इस बात से आप अंदाज़ा लगा लो। वो 6600 पुलिसकर्मी जो पीछे सब कुछ प्रक्रिया हो गई है, उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। आपसे क्या उम्मीद जताई बच्चों ने? नहीं, उम्मीद तो यही है कि भाई उनको एक उम्मीद है, मैं उनकी आवाज़ उठाता हूँ विधानसभा के अंदर, उनके लिए बोलता हूँ, तो वो उनको उम्मीद है कि बलराज कुंडू है जो यूथ हमारे बारे में सुबह करते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो गई है आज, जो सबसे बड़ी एक जो है पॉलिटिकल गिरावट मैं कहूँगा उसको आ गई है। विधानसभा के पटल पे मुद्दों की पे चर्चा नहीं होती, वहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर टीका टिप्पणी लांछन लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो अपने आप को सुपीरियर बताता है, वो अपने आप को सुपीरियर बताता है। विधानसभा में इस बात पे चर्चा नहीं होती कभी कि भाई यूथ को रोजगार के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए। तो वो उस वजह से जो है ना एक सदन के अंदर सिर्फ वोट कैसे लिए जाएं, वो नीतियां बनाई जाती हैं उस चीज़ का। इस प्रदेश का यूथ का भला कैसे हो उसके ऊपर कोई नीतियाँ वो नहीं बनती। ये एक बड़ी विडम्बना हो गया। तो आप अब युवाओं से मिल रहे हैं, क्या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जैसी कुछ चीज़ें जो एक विधायक के पास हैं, क्या पहले से कुछ होमवर्क करेंगे, ऐसे कुछ प्रस्ताव आप लाएंगे सदन में कि उस पर विवश हो जाएं सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी और आप जैसे निर्दलीय और नहीं, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्पेशली यूथ बेरोजगारी पे लगाया है अपना। मैंने अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा दिया है, सदन लगा दिया बजट सत्र के लिए। तो इसी यात्रा के दौरान आपको ऐसा महसूस हुआ या यात्रा से पहले ही आपने फाइल कर दिया? मुझे तो पूरे प्रदेश से फ़ोन आ रहे हैं। अच्छा। सीईटी का मुद्दा, पुलिस का इनका ज्वाइनिंग, मैंने पिछले हाउस में जो पिछला सत्र था हमारा, उस सत्र में भी उठाया था, शीतकालीन सत्र में मैंने। तो युवाओं की मेरे साथ जुड़ाव है, मेरे पास रेगुलर फ़ोन आते हैं उनके यूथ के। तो मैंने तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ऑलरेडी लगा चुका हूँ मैं तो। और उसके बाद जैसे हर वर्ग की खिलाड़ी हैं, उनका खेल कोटा ख़त्म कर दिया। हमारे जो गांव में नर्सरीज थी जो स्पोर्ट्स की बच्चों के लिए, वो बंद कर दी। खेलो इंडिया अब जो आया है उसमें जो रिजल्ट आया है, हमारा हरियाणा फर्स्ट पायदान पे होता था स्पोर्ट्स में, अब वो नंबर 2 पे आ गया है। तो ये एक कितना बड़ा गलत साइन है सरकार का ये। लेकिन उसको वो खेल नहीं है कि ऐसा चलिए, अगर हम देखें पहलवानी में या और खेलों में तो हरियाणा नंबर 1 था और अभी भी आता है। कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें हरियाणा पिछड़ जा रहा है लगातार, उसके पीछे कारण क्या मानते हैं? यूथ जो है वो नशों में जा रहा है, सरकार की पॉलिसी? वो जो सरकार की पॉलिसी जो आई ना बेरोजगारी की वजह से, आज मेरे पास ये रिपोर्ट है, जो हमारे बच्चे सुबह रनिंग करते थे, पुलिस की तैयारी करते थे, आर्मी की, ये अग्निवीर आने से वो उनका क्रेज़ ख़त्म हो गया, उनको उनकी उम्मीदें टूट गई हैं। अग्निवीर की आने से 4 साल के लिए टेम्प्रेरी भर्ती, नहीं तो हमारे बच्चे स्पोर्ट्स साथ साथ होता था और उसके साथ साथ में जैसे आर्मी में जाने की तैयारी हमारे यहाँ की बहुत थी। अब वो आर्मी वाला भी उनका ख़त्म हो गया। कहा जाता है हर 10वां फौजी हरियाणा से है।
तो वो भी एक उम्मीद उनकी टूट गई, क्योंकि वो अग्निवीर वाला ऐसा वो आ गया, उसकी वजह से उनकी उम्मीद टूट गई। उन बच्चों ने, मैं जो बता रहा हूँ आपको, उन बच्चों ने मेरे पास फीडबैक है, सुबह वो एक्सरसाइज रनिंग करनी बंद कर दी। मैं इस कहना चाहता हूँ कि सरकार तो बल तब मिल जाता है जब 4000 पोस्ट निकलती हैं और 10 लाख बच्चे फाइल करते हैं, अप्लाई करते हैं, चाहे वो नेवी की परीक्षाएं रही हो, चाहे वो एयरफोर्स का रहा हो या चाहे आर्मी की रही हो। तो जब लाखों की संख्या में बच्चे आ रहे हैं, तब आप जैसे जो विरोधी नेता हैं, विरोधी दल से हैं, चाहे आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, सही भी आवाज़ उठाते हैं अगर आप लोग कहते हैं, तो वो स्टैंड कहाँ करता है? क्योंकि सरकार तो कहती है कि अगर लोग बच्चे इंटरेस्टेड ना होते तो हमारे साथ इतने पेपर फाइल क्यों करते, इतने लोग परीक्षा में क्यों आते? कौन सी परीक्षा की बात कर रहे हो आप? मैं भर्ती की बात कर रहा हूँ, जो भर्तियाँ देखने के लिए आते तो ये अच्छे साइन है क्या? भर्ती सिर्फ 4000 की है और 10 लाख बच्चे उसमें भरते हैं, ये कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है? इस बात को आप, उनकी सरकार की उपलब्धि है क्या ये? सरकार तो कहती है कि आर्मी के प्रति पूरा क्रेज है, अगर लोग तो अग्निवीर भी बनना चाहते हैं, इसीलिए लाखों बच्चे आते हैं। बेरोजगारी इतनी होगी, वो तो 1 साल के जो टेम्परेरी लगा रहे हैं कौशल रोजगार में, उसमें फार्म भरते हैं। जो बेरोजगारी का आलम है, उनका इतना तनाव में चला गया आज यूथ, नशे की तरफ जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है। आज उन घरों में जिन्होंने, एक बच्चे ने, मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे पास लगभग आज से 20 दिन, तो मुझे यात्रा शुरू करने से करीबन 10 दिन पहले जो है, मेरे पास एक मदीना गांव का एक बेचारा गरीब आदमी, जो कपड़े सील कर अपने बच्चे को जिसने पढ़ाया, वो मुझे सुबह सुबह मिलने आया मेरे घर पे। उसका बेटा उसके साथ था और उसने मुझे कहा कि मेरे बेटे ने कौशल रोजगार निगम में, जो 1 साल के लिए लगाते हैं, इसमें टेम्परेरी लगाते हैं, उसमें पीएन का फॉर्म अप्लाई कर रखा है। मैंने उस बच्चे को देख के पूछा, भाई इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? उसके बाप ने बताया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने ये बताया कि मेरा बेटा सिविल से एमटेक किया, उसने एमटेक किए हुए बच्चे पीएन में जा रहे हैं। सिविल से एमटेक किया हुआ बच्चा ने कौशल रोजगार निगम में चपड़ासी के लिए अप्लाई किया हुआ था। उसके लिए मेरे पास अप्रोच लेके आया था कि आप इसको उसमें लगवा दो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहाँ जा रहे हैं हमारे बच्चों का भविष्य क्या है? क्या कारण मानते हैं आप? कारण सरकार मैं आपके सामने ये प्रैक्टिकल है। उस बच्चे को उसी टाइम मैंने अपनी कंपनी में लगाया। वो बच्चा जो एमटेक बच्चा, अगर वो पीएन लग जाएगा, जो इंजीनियर बन सकता है, वो इंजीनियर तैयार है। हाँ। उस बाप ने कपड़े सील कर उसको पढ़ाया। हाँ। वो इसलिए पढ़ाया था कि बड़ा होके एक्शन एसडीओ एससी बनेगा, चीफ बनेगा और मेरा घर भी खुशहाल होगा। और वो चपड़ासी के लिए जो एमटेक बच्चा, और ये 12वीं पास कर रख के वो कप धोएगा, उसको पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, हर रोज डेथ होगी उसकी। ये एक कड़वी सच का आलम है। जो ये बैठे हैं मंत्री महोदय, सारे मुख्यमंत्री, इनको नहीं पता उस तकलीफ का। उस तकलीफ को तो वही जानेगा जो उन लोगों के बीच में जाता होगा। ये तो पार्टियों के नाम पे वोट लेके जीत के आ जाते हैं और वहाँ सदन में गूंगे बहरे बन के बैठे रहते हैं। सदन में इस बात की चर्चा नहीं होती कि यूथ का क्या हाल है। सदन में इस बात की चर्चा नहीं की जाती आज हमारा यूथ नशे की तरफ जा रहा है। आप पंजाब से, पंजाब केसरी आपका पेपर है, अब वो चैनल है आपका जो है। पहले पंजाब उड़ता पंजाब कहने लगे थे पंजाब को। आज पंजाब से कहीं ज़्यादा बद से बदतर हालत होगी हरियाणा प्रदेश की। उसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, नशे में फिर गलत चीज़ें कर रहा है। सरकार तो बेरोजगारी के आंकड़ों को, सीएमआई के जो आंकड़े दिए जाते हैं उसको तो डिनाई करती है। तो सीएमआई आंकड़े यूपी में तो कहती है सीएमआई आंकड़ा हमारा ठीक है, और हरियाणा के सीएमआई आंकड़े को झुठलाती है। इनसे झूठा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। ये सरेआम इनकी एचपीएससी के अंदर सूटकेस पकड़ी जा रही हैं। हर रोज़ इनके पेपर लीक हो रहे हैं जो पैसे में लीक करके रह जाते हैं, और ये कहते हैं खर्ची पर्ची नहीं चलती। इन लोगों को शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक है ही नहीं। इन लोगों को समाज का उसका पता ही नहीं, वो दर्द ही नहीं इनको। ये निर्दयी लोग हैं जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। खट्टर साहब को क्या पता घर गृहस्थी क्या होती है। हर रोज़ भाषण में खर्ची पर्ची बंद कर दी।
आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 है हरियाणा प्रदेश, लूट मची हुई है पूरे प्रदेश। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। मनोहर लाल ने आज तक के इतिहास की सारी सीमाएं पार हो गई मनोहर लाल के काल में। भ्रष्टाचार जितना ही लूट इस प्रदेश को लूटा है ऐसा कभी नहीं हुआ। आज महंगाई, विपक्ष वो सब वही है ना, उस विपक्ष से परेशान थे पहले हरियाणा प्रदेश के लोग, कांग्रेस से, उसको नकार कर इनको लेके आए थे। इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सपने बेचे थे लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया था। और 8.5 साल में अब की बार तो ये 75 पार का नारा और ये जो जेजेपी ठगबंदर इनका है, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट लिए थे, बीजेपी को जमुना पार करने के नाम के वोट लिए थे और ऐसी ऐसी बातें करते थे बीजेपी के बारे में, सोच के अगर अब इनकी बातें देखो तो, लेकिन ये सब लुटेरे हैं। इन्होंने इस प्रदेश को लूटा है, अपनी संपत्तियां खड़ी करी हैं, कई हज़ार करोड़ रुपए की, हज़ारों करोड़ के महलों में रहते हैं। कौन सा बिजनेस है इनका? आप तो निर्दलीय विधायक हैं जी, आपको मैं सिंगल मान लूँ चाहे जी, लेकिन कांग्रेस तो 30 विधायकों के साथ खड़ी है, लेकिन सड़कों पर दिखाई क्यों नहीं पड़ती वो? आपको क्या लगता है, क्या कारण मानते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है आज की डेट में, तो वो क्यों नहीं है ऐसा? उसी उनके जिसके अपने घर शीशे के दूसरे पे पत्थर कैसे फूकेगा? जिन्होंने अपने कार्यकाल में सारे ये कर्मकांड किए हों, ये तो उनसे भी आगे निकल गए, तो अब कैसे करेंगे वो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इस प्रदेश की। मैं जो मेरी यात्रा का मेन एजेंडा है वो एजेंडा है व्यवस्था परिवर्तन का। सत्ता परिवर्तन में चेहरे बदल रहे हैं, व्यवस्था नहीं बदल। कैसे बदलेंगे व्यवस्था? नांगल चौधरी से आप चल रहे हैं, आज 20 दिन पूरे होने वाले हैं आप। मैं वही व्यवस्था परिवर्तन के लोगों से बात कर रहा हूँ। व्यवस्था परिवर्तन तब बदलेगी जब पार्टियों के गुलाम चाटुकार लोग या पैसे में खरीद कर जो टिकटों को लेके आते हैं बिजनेसमैन, आज इस राजनीति को बिजनेस बना दिया। लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद लूटते हैं इस प्रदेश को। ये प्रॉब्लम जब तक अब तो बिजनेसमैन राजनीति में आ रहे हैं। जब तक किसान मजदूर गरीब का बेटा जिसको उस दुख तकलीफ पीड़ा को मालूम हो वो, और उसको जनता डिसाइड करे, जनता अपना प्रतिनिधि भी हमारा इस पार्टी से ये हमारा कैंडिडेट होगा, जब तक ये गुलाम जो नेताओं के पैर दबाने वाले चाटुकार लोग जो टिकट ले गाते रहेंगे, उन एक मकसद उनका है, उस पार्टी के नाम पर खुद का कोई उनका वो नहीं होता। लेकिन अब तो बिजनेसमैन राजनीति में आ रहे हैं, आप भी खुद भी बिजनेसमैन हैं। तो बिजनेसमैन आओ ना, बिजनेसमैन करके जिसका राजनीति को मैं राजनीति को छोड़ के, मगर मुझे तो आज अगर मैं आज सरकार में सत्ता के साथ रह के मैं भी मलाई लूट सकता था, लेकिन मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। आपको ऑफर था? मेरे पास तो बड़ी बड़ी ऑफरें थी, आज भी मेरे पास बड़ी बड़ी ऑफरें हैं। क्या ऑफर है? आज भी मैं उस बात को करूँ तो मुझे आज मंत्री पद देने को तैयार है। मुझे तो पिछले 2.5-3 साल से इनकी ऑफरें हैं, लेकिन मैं इनके उस पट्टा पहनकर इनका जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर सकता। मैं इनकी गलत नीतियों की हानि भर सकता। तो जो रेड हुई मैं वो क्या इसी से जुड़ी हुई थी? वो कि आप उनकी तरफ नहीं गए? देखिए, मुझे डराया भी, मुझे लोभ लालच भी दिया, केसेस हुए और कुछ हुए, इन चीज़ों से बलराज मैं अपना एक जो जनप्रतिनिधि का जो ड्यूटी होती है, मैं जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आया। आपने बीजेपी छोड़ी क्यों? आप पहले बीजेपी में थे। देखिए, बीजेपी में मैं था, लेकिन बीजेपी ये मैंने कहा राजनीतिक दल, मैंने बोला ना आपको, ये चाटुकार लोगों को और गुलाम टाइप के लोगों को टिकट देते हैं। ये उस इंसान को टिकट नहीं देते जो जनता के लिए सेवा करने के भाव से राजनीति कर रहा है। बीजेपी ने शमशेर खरकड़ा को टिकट दिया। गलत को गलत कहने वाले को टिकट नहीं देंगे। बलराज कुंडू तो उसी में से था, गलत को गलत बोलने वाला बलराज कुंडू रहा है। तो इसलिए ये ऐसे, वही मेरा एजेंडा ये है, जब तक ये चीज़ें नहीं सुधरेंगी और मजदूर किसान का, गरीब छोटे व्यापारी कर्मचारी का बेटा जिसको उस तकलीफ दर्द का मालूम हो, जब तक वो युवाओं की भागीदारी, मेरा एजेंडा मेन है कि राजनीति के अंदर पढ़े लिखे युवाओं की भागीदारी होगी, जो लुटेरे ना ही होंगे, अपने जिन्होंने वोट दे के जो चुन के उनको भेजेंगे, उनके वकील बनकर, उनके सच्चे हितैषी और उनके प्रतिनिधि बनकर
विधानसभा में वो चीज़ों को पारित करवाएंगे जो एक युवा को रोजगार के लिए होगी, मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी उसके अंदर, जो वहाँ स्कूल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए होगी, हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स को कैसे वो कराए उसकी बात होगी, मेरे गरीब को कैसे, खाली अंत्योदय बोलने से नहीं, 5 किलो राशन देने से नहीं गरीब का भला हो सकता। गरीब का भला तब होगा जब उसको कम से कम 30 दिन काम और 700 रुपये कम से कम मानदेय हो इतनी महंगाई के दौर में। जब उसको 20,000 रुपये उसके घर में आएंगे तब उस गरीब का उद्धार होगा। जब वो गरीब, उसको 5 किलो राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ले आएगा स्वाभिमान से, अपना राशन भी खरीदेगा, बिजली का बिल भी देगा। ये जो फ्री में देने वाले ये जो टॉफ़ियाँ बांट रहे हैं, इससे उनको भिखारी निकम्मा बना दिया उन लोगों को। उनका काम, उनको गरीब आदमी सरेंडर कर जाएगा, भाई हमारे को तो जीने को खाने को मिल जाए, अपनी वो कर दे। इन्होंने उसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। गरीब को उसका हक देने की बात होनी चाहिए। किसानों को जो 6,000 सालाना मिल रहा है, जो अन्न योजना सरकार ने चलाई, और कुछ पार्टियां हैं ऐसी जो एक जो 600 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को फ्री देने की। ये बिल्कुल टोटली गलत है। किसान को किसान का हक चाहिए। किसान नहीं मांग रहा, किसान ने कभी नहीं मांगा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये में होता क्या, मुझे बताइए आप। बिल्कुल ठीक। 6,000 रुपये में, साल के 6,000 रुपये में होता क्या है। ये टोटली जो है ना उस किसान की गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। किसान को उसके फसल का जो उचित भाव चाहिए, किसान को जो है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है फसल के लिए, जो चीज़ें उनकी वो चाहिए, उसका प्रॉपर भाव चाहिए। वो किसानों का समर्थन भी मिला। आप मैं किसान का बेटा हूँ, छोटे से घर में पैदा हुआ हूँ, और उस दर्द मैंने सारा खेती का वो काम किया हुआ। ये किसान नहीं जो आजकल बोलते हैं बड़े बड़े नेता हम किसान हैं, वो रजवाड़े हैं। कौन कौन? जो हमारे ये चौटालाज परिवार हैं, ये अपने आप को किसान बताते हैं। जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं जो अपने आप को किसान बताते हैं, वो किसान नहीं, वो रजवाड़े हैं। उनको तो ज़मीन भी जो है ना हज़ारों एकड़ की संपत्ति, उनके पास एग्रीकल्चर लैंड है। किसान का बेटा मैं हूँ। मेरे फादर का 8 एकड़, हम 4 भाई, 2-2 एकड़ हमारा आती थी। मैंने खेती का सारा काम किया है। छोटे किसान हुए आप तो? छोटे किसान और फौजी का बेटे घर में पैदा हूँ, गांव में पैदा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। उस तकलीफ को मैं जानता हूँ। तो ये लोग जब तक ये चाटुकार लोगों से, ये इस प्रकार के प्रतिनिधि से पीछा नहीं छूटेगा लोगों का। इसलिए लोगों को जगाने के लिए मेरा जन जागृति यात्रा को निकालने का उद्देश्य है लोगों को इन सच्चाई से अवगत कराना। भाई जिसको आप वोट डाल के भेज रहे हो वो आपके मुद्दों की बात नहीं करता। वहाँ किसान को कैसे खुशहाल किया जाए। अभी 1 महीने पहले ही राहुल गांधी भी इन्हीं सड़कों पर, हरियाणा की सड़कों पर यात्रा लेकर निकले थे। एक फ़र्क हमने भी देखा कि उनकी यात्रा हाईवे पर छू के निकल गई, कुछ एरियाज़ में अंदर में गई, और आप गांव के अंदर से जा रहे हैं। राहुल की यात्रा में और बलराज कुंडू जी की यात्रा में कितना अंतर देखें हम? देखिए, राहुल की यात्रा कांग्रेस को बचाने की थी, बलराज कुंडू की यात्रा इस प्रदेश को बचाने के लिए। कहीं आपको फेस बनाने की यात्रा तो नहीं? मेरे को फेस कि आप एक हरियाणा का फेस बन जाएं, तो मेरे से अच्छा फेस कौन सा? मैं क्यों नहीं हो सकता? ये चोर लुटेरे हो सकते, मैं क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जब ये चोर लुटेरे, ये खानदान जो है, जो जजपा को भगाने के नाम की वोट लेके आए, जमुना पार भेजने के नाम पे आए, और आज वो जो है उसी भाजपा की गोदी में बैठ के और जो इस प्रदेश को लूट रहे हैं, 9 विभाग ले रखे, 9 के 9 में सबसे बड़े घोटाले उजागर हो चुके हैं। इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। जो वो लुटेरे अपने आप को वो कर सकते हैं, ये तो किसान का बेटा हूँ। तो उनके बाप दादा ने कौन से बिजनेस किए आज तक? हजारों करोड़ के महलों में रहते हैं, कहाँ से आया पैसा? वो इस प्रदेश को लूट के आया है। तो जन चेतना मंच राजनीतिक पार्टी भी बनेगी? जन सेवक मंच, जन सेवक मंच मैंने वहाँ जो जनता की सेवा के लिए राजनीति में आना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए एक प्लेटफार्म बनाया है मैंने, इकट्ठा होने के लिए। यही पार्टी भी बनेगी? वो बाद में डिसाइड करेंगे। उस सबसे डिसाइड करके पार्टी बनाना और पार्टी चलाना इतना आसान काम नहीं होता। पार्टियां बहुत बनी हुई हैं, बहुत, मेरे पास भी इतने मुझसे लोग आते हैं। पार्टी 20 दिन में बहुत से लोग मिल गए होंगे जिस हल्के से निकल रहे होंगे। जी बलराज जी, अगली बार हम आपके साथ हैं। पार्टी
लोगों से डिसाइड करके, लोगों से आगे करके आगे की रूपरेखा रणनीति बनाई जाएगी। अभी जब आप चंडीगढ़ पहुंचेंगे तो राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे, क्या कुछ उस ज्ञापन में आप मांग करेंगे गवर्नर से, और आपको लगता है कि वो ज्ञापन सौंपना खाना पूर्ति ही रह जाएगा या उस पर कुछ अमल भी होगा? देखिए, ये तो उनको देखना है। मैं तो प्रदेश की स्थिति से अवगत कराऊंगा। महामहिम राज्यपाल जी को प्रदेश की स्थिति से अवगत कराने के नाम पे उनको ज्ञापन दूंगा। वो उसके ऊपर आगे क्या एक्शन लेके सरकार को बोलते हैं, डिपेंड तो उसको करता है। उससे उम्मीदें कुछ नहीं है। ज्ञापन का मतलब है कि मैंने इस प्रदेश के हालात देख के मैं आया हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने ज्ञापन मुझे दिए हैं। युवाओं ने अपनी समस्या दी है, किसान ने अपनी तकलीफ बताई है, ओपीएस पेंशन के लिए कर्मचारियों ने मुझे दिया है, क्लरिकल स्टाफ ने दिया है। या यही सब ज्ञापन एक फाइल बनेगी? इस फाइल को करके मैं एक उसका ऊपर अपना लेटर लगा दूंगा उन सारी समस्याओं को लेके। तो कितने पेज हो जाएंगे ऐसे? देखते हैं, अभी तो आ ही रहे हैं। अभी आ रहे हैं? आ ही रहे हैं, अभी तो बनती हुई। तो 18 तारीख को आपने ज्ञापन सौंपना है? 18 तारीख को 4 बजे के लिए हमने समय रिक्वेस्ट किए है हाँ। महामहिम गवर्नर जी को। उसमें जो है ना इस सारी चीज़ों को देंगे। आप यात्रा कर रहे हैं और अब 35 किलोमीटर का लगभग आप एक दिन में सफ़र तय कर रहे हैं। हाँ, 30 और 35 के बीच में 36 भी हो जाता, कल 36 हो गया था, आज भी। तो इतना क्या पहले चले थे आप? पहले कभी यात्रा इस प्रकार की या उसके लिए कोई ट्रेनिंग की कि जी 25-30 किलोमीटर रोज चलना है तो पहले 1 महीना पहले ट्रेनिंग करते हैं? नहीं, मैं जर्नली जो है ना महीने में 20 दिन, पूरा तो नहीं होता था लेकिन 20-22 दिन में जर्नली रूटीन की 5-6 किलोमीटर की वॉक ही करता। रूटीन में करते हैं? महीने में 20 दिन कर लेता हूँ। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं 10 दिन कहीं इधर उधर ये वो हो ही जाता था। इतना रेगुलर नहीं, लेकिन 20 दिन में 5-6 किलोमीटर। तो कितना मुश्किल लगा होगा जब ये यात्रा की, और अब आज के दौर में जब गर्मी भी तपनी शुरू हो गई है? देखिए, ये पीड़ा जो मेरे पैदल चलने से मुझे हो रही है, उस पीड़ा से बहुत बड़ी पीड़ा मुझे प्रदेश की स्थिति देख के होती है। उस पीड़ा को प्रदेश के युवा की, किसान की, कर्मचारी की, गरीब की, उस पीड़ा को देखकर मैं अपनी पीड़ा भूल जाता हूँ। वो एक आज मेरा प्रदेश ऐसे दौर से, आज महंगाई आसमान छू रही है, लूट और भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं तय कर दी, बेरोजगारी में आज मेरा प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 हो गया। अपराध का एसपीआई एक डाटा आता है, उसके अंदर हमारा अनसेफ, सबसे अनसेफ स्टेट के अंदर आज वो आ गया है, हरियाणा प्रदेश। ये जो पीड़ा है मेरे प्रदेश की, कहाँ दूध दही का खाना, ये है हमारा हरियाणा। एक खेलों के लिए, किसानी के लिए, खाने पीने के लिए एक अलग कल्चर का मेरा हरियाणा, उसको आज किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है इन राजनीतिक लोगों ने। अपनी बात इस उम्मीद से बता रहे होंगे कि आप कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएंगे, लेकिन अगर पार्टी बनाते हैं और भी लोग 90 आप उम्मीदवार खड़े करते हैं, तब तो माना जा सकता है कि लोग आपको वोट देते हैं तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो कुछ करेंगे। लेकिन अगर बलराज अकेले ही हैं और आगे भी अकेले रहते हैं तो फिर कैसे हो पाएगा? नहीं, अकेला मैं, इसीलिए मैंने बताया ना, मैं लोगों को इसी बात के लिए यूथ को तैयार कर रहा हूँ और उनसे चर्चा करके आगे उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। बलराज अकेला ना रहे, इसलिए तो पद यात्रा में निकला हूँ। इस प्रदेश को जगाकर प्रदेश के युवाओं की भागीदारी राजनीति में करने के लिए आज मेरी यात्रा चल रही है। साथ मिल चुके हैं अब तक? बहुत आएंगे। अभी देखिए, अभी तो ये चिंगारी, ये शोला बनेगी बहुत बड़ा, और ये चिंगारी एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी का रूप लेकर विस्फोट हो। तो ये चिंगारी महम से शुरू हुई थी। महम का इतिहास जो बताता है, महम कांड से जाना जाता है, जब गोलियां चला दी गई थी निहत्थे लोगों पर। वो तो दुर्भाग्य था। उस कांड से महम जाना जाता है। एक कहीं की बदनाम भी अगर हम उसको कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप आए और आपने कुछ बदलाव करने की कोशिश की। आपने लड़कियों को बसें प्रोवाइड करवाई स्कूल कॉलेज तक पहुंचने के लिए, और आप आज हम देखते भी हैं जब बीजेपी और कांग्रेस को नकार करके लोगों ने आपको चुना। तो महम में जो कुछ हुआ, क्या ये 2024 में आने वाले समय में हरियाणा में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से। महम ने जो है ना, पहले जिसको आप कांड कह रहे हो, महम के लोग बहादुर लोग हैं, उनके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और उस महम कांड के अंदर वही हुआ था
ये राजघराने परिवार ने अपने अहंकार में आकर ये वो कि भाई हम ये कर दो, जो चाहे वो कर दें। वो महम के बहादुर लोग हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब दे के जो है ना महम वालों ने जो है उनको वहाँ से भगाने का काम किया था। और उसके बाद ये सत्ता में जब से महम और रोहतक के लोगों ने नकारा था इस फैमिली को, तो उसके बाद ये सत्ता में नहीं आ पाए हैं और ना आएंगे कभी आगे। तो लेकिन दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बन गए। डिप्टी सीएम झूठ बोल के बन गए ना। वो झूठ, बड़ी बड़ी झूठ बोल के, वो उनका जो एक बार का था ना छोटा देवीलाल के नाम पे, देवीलाल जी के जो उनको कैश करके, देवीलाल के रूप को नाम देकर वो कैश करके हमारे बोलो, लेकिन उन्हें उनके इस रूप ने आज पर हरियाणा प्रदेश की जनता को बहुत कुछ सिखाने का काम कर दिया। वो तो नहीं तो उसको, वो अगर ठीक चलता तो इसको तो 10 नहीं शायद 80 सीटें भी दे देता। लेकिन ये तो अच्छा है, ये छोटे से रूप में ही जो ना इसकी असलियत सामने आ। वो तो कहते हैं हमने जो वादे किए थे वो लगभग सारे पूरे हो गए। 75% रोजगार दे दिया हमने, 75% नौकरी भी दे दी उन्होंने अब युवाओं को। उन्होंने जो है ना उस खट्टर को भी जमुना पार भेज दिया। उन्होंने 5100 रुपये बूढ़ों को पेंशन भी दे दी। वहाँ पे उचाना के अंदर वो जो भाखड़ा का पानी लाना था वो पानी भी ला दिया, वहाँ पे सब कुछ दे दिया। ये तो चुनाव आने दो तो पता लगा। आपने उचाना मेरे प्रोग्राम देखे थे क्या? उचाना में के लोग पूरे मेरे वेलकम में खड़े थे और वो इंतजार कर रहे हैं 2024 का। दुष्यंत चौटाला का विधानसभा क्षेत्र इंतजार कर रहे हैं 2024 का। वहाँ पे 2024 में अगर जमानत जब्त नहीं हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दुष्यंत चौटाला वहाँ से अगर राजनीति चुनाव लड़ता है तो दुष्यंत चौटाला की जमानत जब्त होगी, 1000% होगी। पहली बात तो दुष्यंत चौटाला ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आपके कैमरे के सामने। पहली बात तो ये मैं इस बात की श्योरिटी लेता हूँ 99.9% तो दुष्यंत चौटाला वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा, और चुनाव लड़े वो भाग जाएगा वहाँ से। और अगली बार एक और मैं कह रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड, आने वाले समय में इस फैमिली से कोई विधानसभा में नहीं होगा 2024 के अंदर। इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते? मैं इतनी बड़ी बात इस प्रदेश के लोगों की बात सुन के आया हूँ। मैं नांगल चौधरी से चला था और यहाँ इस लोगों की बात सुन के आया हूँ 2024 आज तो चौटाला परिवार के हम कहें तो 5 सदस्य हैं। वैसे मैं ये कह रहा हूँ अगर अभय चौटाला, नैना चौटाला और दुष्यंत चौटाला को मान लिया जाए तो 3 बड़े चेहरे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई भी नहीं आएगा इस परिवार? मैं इस परिवार का कोई भी अगली विधानसभा में नहीं होगा। मेरी बात को नोट कर लेना और मैं कैमरे के सामने इस बात को होशो-हवास में कह रहा हूँ। अभी एलनाबाद का उपचुनाव हुआ, अभय चौटाला फिर जीत गए। जो हो गया सो हो गया, पिछली बातों को छोड़ दीजिए आपके। और वो उसको अभय सिंह को मैं तो विकल्प कौन? आज अभय सिंह को मैं इनसे अलग रखता हूँ। अच्छा, मैं दुष्यंत चौटाला एंड कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं जेजेपी की बात कर रहा हूँ। तो उनको क्यों अलग कर दिया आपने? वो भी तो चौटाला परिवार से हैं अभय जी। वो उनमें तो जमीन आसमान का फर्क है। आज जो प्रदेश के साथ धोखा किया है, क्या भविष्य में आप साथ आ सकते हैं? ऐसा भी कुछ है? ऐसा कुछ नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर ऐसा कुछ नहीं है। जो धोखा दिया है प्रदेश के लोगों को वो जेजेपी ने दिया है। मैं जेजेपी के लिए पर्टिकुलर ये बात बोल रहा हूँ, और मेरी बात को नोट कर लेना इस बात को। और प्रदेश के लोगों ने को तो ये छोटी चोट, अगर इसको बढ़ाते देते तो ये पूरे प्रदेश को ही बेच देता। ये तो शुक्र है छोटी चीज़ों के अंदर ही जो है ना लोगों की आंखें खुल गई। अब ये प्रदेश के अंदर लूट और झूठ की और इन राजघरानों की दुकानें नहीं चलने वाली हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, अब यूथ अवेयर हो गया है और आने वाले समय में राजनीति के अंदर यूथ की भागीदारी करना ही मेरा एक मैं संकल्प लेके चला हूँ। ये तो क्या 2024 और में किसान मजदूर गरीब का बेटा जो उस तकलीफ और पीड़ा को जानता है, वो वहाँ पे आएंगे। लुटेरे नहीं आएंगे, राजनीति को बिजनेस समझने वाले नहीं आएंगे, लूट मचाने वाले नहीं होंगे। वो सच्चे हितैषी जो इस भ्रष्टाचार लूट को बंद करेंगे, इन राजघरानों के रजवाड़ों की उस चीज़ को बंद करने का काम करेंगे। ऐसे युवा चेहरे 2024 में आपको देखने को मिलेंगे। क्या बलराज कुंडू अगर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं और अगर सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? वो तो समय बताएगा, लोग बताएंगे चेहरा क्या हुआ क्या नहीं। ये तो ऐसे तो हर कोई सपने लेके सोता है मुख्यमंत्री, पता नहीं कितने लोग सपने लेते हैं। मैं सपने नहीं लेता, मैं लोगों को अवेयर करने के लिए और यूथ को जगाने के लिए इस यात्रा पर निकला इस प्रदेश के लिए। और ये तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए। चलिए मान लीजिए कि लोगों ने आपको कमान दे दी एक बार,
फर्ज करने में तो कोई हर्ज नहीं है। मैं माना मूलधन में मैं करूँ फर्ज करने में हर्ज नहीं है। मैं इस बात में विश्वास रखता नहीं। मैं मान लीजिए, मैं तो जब मेरे हाथ में कुछ होगा ना तभी बताऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। वो अलग बात है, हम करने की बात नहीं करते जी। आपके पास रोड मैप क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट यही है, जो समस्याएं आपको लोग बता रहे हैं, जितने आपने बंडल इकट्ठा किया है वो सब बंडल एक दिन खत्म हो जाए और वो फाइल बंद हो जाए, इसका प्रारूप क्या है आपके पास? इसका प्रारूप विधानसभा के अंदर नीतियां वो बनेंगी जिससे यूथ का भला हो, मुद्दों के ऊपर जैसे राजनीति होगी, यूथ को रोजगार मिले, यूथ को काम धंधा क्या मिले उसको। ये स्किल डेवलपमेंट के नाम से इतना बड़ा खेल इन्होंने खेला, कौन सा यूथ को स्किल कर दिया? प्रदेश के अंदर कौन से नए उद्योग लगे जिसमें 75% की बात कर रहे हैं? सरकार तो कह रही मारुति आ गई। मारुति तो मारुति वहाँ से गुड़गांव से आके वहाँ लग गई। अच्छा। मारुति का एक बहुत बड़ा प्लांट जो हरियाणा में लगना था वो गुजरात चला गया। बिल्कुल। मारुति का एक बहुत बड़ा प्लांट जो यहाँ लगना था वो गुजरात चला गया। बिल्कुल। समझ गए कि नहीं? और मारुति एक प्लांट को बंद करने की प्लानिंग कर रही है जो गुड़गांव सिटी के अंदर बिल्कुल अंदर आ गया है। उसकी जगह यहाँ की है, वो ज़मीन इतनी कॉस्टली हो गई है मारुति की, अब उसको डेवलप करेंगे तो मारुति को कितने बड़ा प्रॉफिट होने वाला, उस वजह से ये यहाँ लगा है। यानी एक प्लांट बंद होगा तो एक बंद उसको जमीन हस्तांतरण है, इससे अलावा कुछ नहीं है, इससे अलावा कुछ नहीं है। बल्कि बहुत बड़ी यूनिट जो यहीं लगने वाली थी वो गुजरात चली गई है। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को जो है ना, जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं है ये। अगर ऐसे रोकने वाले तो उस यूनिट को क्यों जाने दिया? तो ये कौन सा उद्योग यहाँ पे लगा दिया इन्होंने? वहाँ मुद्दा रोड मैप होगा यूथ का, सबसे प्रायोरिटी के ऊपर यूथ। आज यूथ इतना हताश निराश हो गया, हमारा प्रदेश जो है ना नशे की तरफ जा रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। बिल्कुल। उसके ऊपर सबसे पहले सबसे बड़ी चिंता ये, सबसे बड़ी उसको प्रायोरिटी पे उसको किया जाएगा। फिर हमारी एजुकेशन और हेल्थ, उसको आज ना स्कूल में मास्टर हैं ना अस्पताल में डॉक्टर हैं, सब चीज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, उसको सुधारा जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर, किसान की दशा और दिशा बदलने का काम। 2022 में डबल आई करने वाले तो किसान तो मरता जा रहा है। मैं वहाँ से चला था किसानों की दशा देखने की, सड़कों पे बैठा है, कहाँ कहीं सरसों की फसल ज़्यादा पाला बोलते मारने से ख़त्म होगी उसके लिए मुआवजे के लिए बैठा है, कहीं जल भराव के लिए, कहीं गन्ने के भाव को बढ़ाने के लिए बैठा है। यहाँ यमुनानगर क्षेत्र में देखे, यहाँ आलू 1 एकड़ में आलू 12 से 15 हज़ार रुपये में बिक रहा है। 1 एकड़ का खर्चा उसको उसकी प्रोडक्शन करने के लिए 40,000 प्लस का है। ये है डबल आई किसान की, जो मैं किसानों से मिल के आया हूँ, रास्ते में देख के आया हूँ। ये सच्चाई है। तो सरकार क्यों नहीं दे रही? दे नहीं सकती सर, पैसा नहीं है। प्रदेश को लूटने के अलावा सरकार के ऊपर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज, 3.5 लाख करोड़ कर्ज हो गया है। 3 लाख करोड़ सरकार मांगती है। 3.5 लाख करोड़ एज ऑन टुडे। अभी हमारा बजट सत्र है 20 तारीख में, आपको डेटा आंकड़ा देंगे हम। 3.5 लाख करोड़ रुपए से का कर्ज अब स्टेट के ऊपर हो गया है। डेवलपमेंट क्या हुई है? ना रोजगार है, किसान बदहाल है, मेरा जो है ना सरपंच सड़कों पे है, कर्मचारी सड़कों पे है, यूथ सड़कों पे है, बुजुर्गों की पेंशन काट दी, गरीब आदमी के फैमिली आईडी के नाम पे राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। मुझे बताओ तो सही, इस प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है, अपराध में मेरा प्रदेश नंबर 1 पे आ गया है, बेरोजगारी में मेरा प्रदेश में नंबर 1 आ गया, लूट और भ्रष्टाचार मचा हुआ है। आज जो हम महंगाई, आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। क्या है इस प्रदेश? सर, ये बड़ी बड़ी बातें भौंकते नहीं रह जाएंगी, क्योंकि जो भी नई पार्टी आती है या जब भी अपोजिशन के लोग चुनाव में जाते हैं तो यही बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप भी यही कह रहे हैं, तो नया क्या है इसमें? मैंने नया क्या और नया क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, आप इसको क्या कर पाएंगे? मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% हूँ। वो बड़े सपने लोगों ने दिखाए हैं, जो पार्टियों ने झूठ बोल के, ऐसे लोग जिनका जनता के अंदर उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी चीज़ का भी, और वो नेताओं और पार्टियों के चाटुकार और गुलाम, वो टिकट उनको दे के उतार दिया जाता है। वो अपने नेताओं को खुश करने की बात करते हैं, विधानसभा में गूंगे बहरे बन के बैठे रहते हैं, बोलते नहीं कोई शब्द भी, एक भी। तो मान के चले अब की बार जब विधानसभा सत्र शुरू होगा, 20 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है,
तो बलराज कुंडू कुछ बदले बदले नजर आएंगे और आक्रामक दिखेंगे? देखिए, मैं तो हर बारी और एक प्रतिनिधि होने का फर्ज निभाने का पूरा प्रयास हर बार करता हूँ, जितना भी मुझे बोलने का समय मिलता क्योंकि है। इतनी बड़ी यात्रा लेकर के आप निकले हैं, लोगों में आप उसमें मेरे सामने इतनी चीजें आई हैं, बहुत सी चीजें उन चीजों को लेकर विधानसभा में मैं उनको उठाने का प्रयास करूंगा जितना मुझे समय मिल पाएगा। इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं, मैं आक्रामक कम होऊंगा या ज्यादा होऊंगा, वो तो नेचुरली अंडरस्टूड है। उस चीज को लेकर तो मैं विधानसभा में बोलूंगा ही। मैंने अपना आज 25-26 किलोमीटर का एवरेज थे, आज 35-36 किलोमीटर बढ़ा है। मैंने 2 दिन का समय कम किया है, वो जाके 2 दिन पहले पहुंचूंगा, तैयारी हुई। आप जनसभा भी करने वाले हैं? हाँ, एक मैं समापन समारोह हमारा जो है ना 18 तारीख को होने जा रहा है रामलीला ग्राउंड में पंचकुला में 11 बजे का हमने समय रखा है। तो क्या माने कि कुछ बड़े चेहरे आपको ज्वाइन भी करेंगे? मैं बड़े चेहरों को नहीं चाहिए, मुझे जनता के आम चेहरे, किसान मजदूर के बेटे चाहिए, पढ़े लिखे युवा चाहिए। जो निर्दलीय है बाकी साथ, क्या वो साथ आएंगे? निर्दलीय कोई नहीं चाहिए मुझे। बलराज कुंडू मुझे वो चाहिए, वो गुलाम नहीं चाहिए जो पूछ हिलाते जो है ना मलाई खाने के लिए उनके पीछे घूमते रहते हैं सरकार के सामने। मुझे वो चाहिए जो जनता का सेवक, बलराज कुंडू अकेला भोगने। जैसे अभी संसद में मोदी जी ने कहा एक अकेला मोदी, अकेला चला था बलराज कुंडू। पूरा हरियाणा आज क्रॉसिंग पे है, 2 दिन का 3 दिन का और बचा हुआ है। इस पूरे प्रदेश की जो है ना, मैं हालात को देख के आया हूँ। लोग कह रहे थे 2-4-5 दिन में घूम फिर के पैरों में छाले वाले पड़ जाएंगे, रुक जाएगा। बेदी साहब कह रहे हैं कि जिनको कोई नहीं पूछता घर में भी वो बाहर निकल रहे हैं कि चलो हम ही लोगों के पास चले जाएं। कृष्ण कुमार बेदी पूर्व मंत्री रहे हैं। यही दुर्भाग्य कि ऐसे लोग भी जो नेता बन के मंत्री बन गए। इस प्रदेश का दुर्भाग्य यही है कि ऐसे लोग जो है, जो सिर्फ चाटुकार और गुलाम टाइप के लोग हैं, जिनको समाज का पता ही नहीं कि उसके पीछे के कर्मकांड कितने तो उनके इशू हो चुके हैं उस आदमी के। ऐसे लोगों का ही राजनीति में आना और मंत्री बनना इस प्रदेश और देश के लिए घातक हानि। चलिए आखिरी सवाल ये पूछूंगा, अभय सिंह चौटाला भी यात्रा शुरू करने वाले हैं और लंबी यात्रा चलने वाली है, उनका दावा है। तो क्या आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि बलराज और अभय एक साथ कदम ताल करते नजर आए? वो तो समय बताएगा। यात्रा में मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, वो यात्रा करें, प्रदेश की जो है ना प्रॉब्लम्स को सुने, देखें, मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो बलराज कुंडू को सुन रहे थे आप। इनका दावा ये है कि दुष्यंत चौटाला आने वाले समय में खाता भी नहीं खोल पाएंगे और इनके परिवार के जितने भी लोग हैं वो सब चुनाव हारेंगे। बलराज कुंडू का साफ तौर पर दुष्यंत चौटाला को लेकर के कहना है कि दुष्यंत अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएंगे और इनकी जो यात्रा है इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कुछ होता है ये वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, यमुनानगर।